नमस्कार, मैं मानसी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं देश भर में हुए चुनावों और उपचुनावों के परिणामों पर आधारित हमारा प्रोग्राम। चुनाव परिणाम आए हुए एक दिन बीत चुका है और महाराष्ट्र और झारखंड में एक साफ मैंडेट मिलने के कारण दोनों जीतने वाले संगठन सरकार बनाने की जोड़-तोड़ में लगे हैं। साथ ही आ रहे हैं बयान जहां जीती हुई पार्टियां जश्न मनाने में और अपनी जीत को विपक्षी दलों के ऊपर व्यंग बाण छोड़ने में लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ चूंकि गठबंधन जीते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस मुद्दे पर भी चर्चाएं जारी हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है, लेकिन पेंच फंसा है महाराष्ट्र में, जहां शिंदे अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के कारण खुद को दावेदार मुख्यमंत्री पद का मानते हैं, लेकिन वहीं बीजेपी और एनसीपी कुछ अलग ही सोच रही हैं। अब किस करवट बैठेगा ऊंट, ये शायद दिन बढ़ने के साथ साथ हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास और खासकर फडणवीस के पास हाथ में आई सत्ता को मुख्यमंत्री पद के विवाद के चलते खो देने का अच्छा खासा अनुभव है। चलिए शुरू करते हैं हमारा चुनाव से जुड़ा ये बुलेटिन, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए चुन कर चुनावी सरगर्मियों से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन ने 230 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है और शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं और इस तरीके की बयानबाजियां भी सामने आने लगी हैं। शिवसेना के मंत्री दीपक केसरकर ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही पद पर बनाए रखने की पार्टी की मंशा को जाहिर किया है। उन्होंने शिंदे के नेतृत्व की तारीफ करते हुए विधायक दल का नेता चुना। उनका कहना है कि शिंदे की योजनाओं, खासकर मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना ने जनता का काफी भरोसा जीता। वहीं बीजेपी और एनसीपी का मानना है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने हालांकि यह कहा है कि गठबंधन ही मिलकर मुख्यमंत्री पद के ऊपर अंतिम फैसला करेगा। बीजेपी 132 और एनसीपी अपनी 41 सीटों की बुनियाद पर शिवसेना के बिना भी सरकार बनाने में सक्षम है और मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का चुनाव करते समय यह बात बेहद मायने रखने वाली है। जानकारी के मुताबिक सरकार गठन का फॉर्मूला हालांकि तैयार है। 24 मंत्री बीजेपी के होंगे और 12 शिवसेना के और 10 एनसीपी के मंत्री सरकार में शामिल होंगे। महायुति की इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान गठबंधन की एकता और राजनीतिक संतुलन दोनों का परीक्षण लेगी। दूसरी तरफ बुरी तरह हारा हुआ विपक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईवीएम पर दोष मढ़ रहा है। हरियाणा के बाद यह दूसरा मौका है जहां प्रमुख विपक्षी पार्टियां ईवीएम के ऊपर खुलकर उंगलियां उठा रही हैं। एक तरफ जहां संजय राउत ने काउंटिंग के दौरान ही गड़बड़ होने की बात कह दी थी, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार एनसीपी के नेता और स्वरा भास्कर के पति फहद, जो अणुशक्ति सीट से सना मलिक, जो कि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी की सदस्य हैं, उनके खिलाफ जब वह चुनाव हार गए तो उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही है। सबसे लेटेस्ट नेता जो परोक्ष रूप से नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे से पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी भी नतीजों के ऊपर आश्चर्य जाहिर कर चुकी हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सिर्फ 20 सीटें मिली हैं। 95 सीटों पर इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हार से आहत ठाकरे ने कहा है कि वो महाराष्ट्र, जिसने कोरोना के दौरान मुझे परिवार का मुखिया मानकर सुना, अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, मुझे इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि खाली कुर्सियां वोट में कैसे बदल सकती हैं। उनका इशारा बीजेपी के नेताओं की रैलियों के दौरान बड़ी मैदान में पड़ी हुई खाली कुर्सियों की तरफ था। हालांकि नेताओं ने अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी के कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं। इसके अलावा ठाकरे ने बीजेपी की लगातार बढ़ती हुई ताकत पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा ने कहा था देश में सिर्फ एक पार्टी बचेगी और अब लगता है कि हम वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हीं के सहयोगी एनसीपी की प्रमुख शरद पवार का अपने गठबंधन की हार के बारे में कुछ अलग विचार है। उन्होंने महायुति की माझी लाडली बहन योजना को हार का प्रमुख कारण माना है। उनका कहना है कि सत्तारूढ़ दल ने इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया और इसके कारण एमवीए को हार का सामना करना पड़ा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की फजीहत के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने 103 सीटों में से केवल 16 सीटों पर जीत हासिल की है और यह पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। पटोले ने 2021 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था और उनकी अगुवाई में पार्टी ने लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी तनाव का सामना करना पड़ा, जिससे गठबंधन के अन्य सदस्य शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे ग्रुप और एनसीपी के साथ उनके मतभेद बढ़ गए थे। चुनावों से पहले पटोले ने दावा किया था कि कांग्रेस एमवीए सरकार का नेतृत्व करेगी, लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसका विरोध किया था। चुनाव परिणामों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति ने 232 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर सिर्फ 16 रह गई है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित और अनक्लियर बताया और कहा कि पार्टी अपनी रणनीति की समीक्षा करेगी। पटोले का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है और पार्टी को अब नए नेतृत्व की महाराष्ट्र में आवश्यकता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम ने काफी सारी चीजों को स्पष्ट किया है। इसमें पहला है पॉपुलिस्ट या लोक लुभावन वादों का चुनावों में महत्व। दोनों ही गठबंधनों ने काफी वायदे जनता से चुनाव प्रचार के दौरान किए, जिसमें कुछ राशि समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने का वायदा काफी प्रमुखता से सुनाई देता रहा है। पहले बीजेपी ने इस तरह के वायदों से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन लोकसभा के चुनावों में जिस तरह विपक्ष को अपनी चुनावी घोषणाओं का फायदा मिला, उसके बाद से बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में लगातार इस तरीके के वायदे कर रही है। हरियाणा चुनावों में भी यह देखने के लिए मिला था और अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी यह पैटर्न दोबारा से दोहराया गया है। अब विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि ये वायदे दोनों ही राज्यों में हार जीत में काफी बड़ी भूमिका निभा गए। हाल ही में महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व महायुति और झारखंड में जेएमएम नेतृत्व इंडिया ब्लॉक की जीत ने पूर्व चुनावी वायदों और कल्याणकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को काफी उजागर कर दिया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटों पर जीत हासिल की है और इसका मुख्य कारण है लड़की बहन योजना। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने वाली एक महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना है। इस योजना ने महिलाओं के वोटों को जीतने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से उन इलाकों में जो ग्रामीण इलाकों के अंतर्गत आते हैं और जो कस्बों वाले इलाके हैं। महायुति ने इस योजना की राशि 2100 रुपये प्रति माह बढ़ाने का वायदा किया था। इससे उनका समर्थन और भी ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि इस तरीके की योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य में वित्तीय संतुलन का दबाव काफी बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरीके की योजनाएं जिसमें फ्रीबी के रूप में कैश सरकारें लोगों को बांट रही हैं, वहां खर्चे में भारी वृद्धि हो जाती है। महिला मतदाताओं की भागीदारी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के चुनावों से देखने के लिए मिला है 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाताएं महिला थीं जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में वोट किया है। लेकिन इसके बावजूद एक और चीज़ जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से उभर कर सामने आई है, वो है विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व में घटोतरी का आना। इस बार सिर्फ 21 महिलाएं चुनी गई हैं, जबकि 2019 में यह संख्या 24 थी। यह संख्या आगे बढ़नी चाहिए थी, बजाय इसके संख्या घट रही है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में यह एक जेंडर का जो डिफरेंस है उसे दिखाता है। हालांकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं और महिला आरक्षण के बारे में भी राजनीति में बातें हो ही रही हैं। दोनों राज्यों में हाल जीत ये दर्शाती है कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनसे जो उत्पन्न वित्तीय चुनौतियां हैं उनका सामना सरकारें कैसे करेगी, यह अभी देखना बाकी है। एमवीए के साथ साथ जो छोटी पार्टियां हैं वो भी इन चुनावों में अपना असर छोड़ने में बिल्कुल विफल रही हैं। इन पार्टियों का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है। राज ठाकरे की मनसे भी ऐसी ही एक पार्टी है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या मनसे, इन्होंने विधानसभा चुनावों में काफी गंभीर हार का सामना किया है। यहाँ तक कि इनके पार्टी सिंबल पर भी खतरा मंडरा रहा है।
पार्टी ने 128 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 128 सीटों में 26 सीटें मुंबई के अंदर थीं, लेकिन इन्हें किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली है। ऐसा 2006 में इस पार्टी के गठन के बाद पहली बार इस तरीके की स्थिति का सामना मनसे को करना पड़ रहा है। क्योंकि इन चुनावों में मनसे भाजपा के खिलाफ खुलकर नहीं आई, इसलिए मनसे ने मुंबई में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वोटों को काफ़ी प्रभावित किया और इसका सीधा फायदा उद्धव ग्रुप के शिवसेना को हुआ। लेकिन पार्टी ने 7 सीटों पर सिर्फ तीसरी जगह प्राप्त की है, कोई सीट इन्हें नहीं मिली। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम में हार का सामना करना पड़ा और यह पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा झटका रहा। तीसरे स्थान पर अमित ठाकरे रहे, वो दोनों ही ग्रुप की शिवसेना के हाथों हार गए। एमएनएस ने मुंबई में सीवरी और वर्ली जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार में जो सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर बात मनसे के लिए है वो यह है कि इनका वोट शेयर सिर्फ 1.55% रहा और इस इतने कम वोट शेयर के चलते पार्टी का जो सिंबल है वो भी अब खतरे में पड़ गया है। यह चुनाव एमएनएस के लिए काफ़ी निराशाजनक साबित हुआ है और उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब चलते हैं झारखंड की तरफ, जहां एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। झारखंड में बीजेपी के चुनावी कोऑर्डिनेटर हिमंता बिस्वा शर्मा थे, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और इनका बयान झारखंड हार के बाद सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार पर गहरी निराशा व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का असली संदेश है, इसलिए वह इस हार को स्वीकार करते हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके नेता हेमंत सोरेन को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी है और उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को घुसपैठ से बचाने और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह चुनाव लड़ा था। गौरतलब है, भाजपा ने इस चुनाव प्रचार में बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों के मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या इतनी गहन नहीं है। शर्मा ने हार के बावजूद यह भी कहा कि असम में भाजपा ने 5 उपचुनावों में विजय प्राप्त की और महाराष्ट्र में महायुति की जीत को भी उन्होंने काफी सराहा। शर्मा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि भाजपा झारखंड में चुनाव जीतेगी और उन्होंने यह माना कि यह काफी कठिन कैंपेन था। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है और उन्होंने कहा कि असफलताएं भविष्य में सफलता की नींव बनाती हैं। शर्मा ने कहा कि घुसपैठ एक संवैधानिक समस्या है और वह नई सरकार से अपील करते हैं कि वह घुसपैठियों की समस्याओं से निपटने के लिए गंभीर कदम उठाए और उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठ को नहीं रोका गया तो राज्य में जनसंख्या से संबंधित बदलाव हो सकते हैं। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद महायुति के नेता एमवीए के नेताओं के ऊपर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुलाकात अपने भतीजे रोहित पवार के साथ हुई। रोहित शरद पवार एनसीपी के नेता हैं और हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अहिल्यानगर जिले के कर्जत जमखंडे सीट पर बीजेपी के राम शिंदे को सिर्फ 1243 वोटों से हराकर जैसे तैसे अपनी सीट बरकरार रखने में सफल हुए हैं। अजीत पवार ने रोहित पवार पर मजाक में तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्होंने रोहित के निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया होता तो परिणाम अलग हो सकता था। अजीत पवार ने रोहित को उनकी जीत के लिए बधाई भी दी, लेकिन मजाक करते हुए उनसे यह भी कहा कि अगर मैंने कर्जत जमखंडे में रैली की होती तो सोचिए क्या होता। इसके जवाब में रोहित ने अपने चाचा के पैर छुए और माना कि यदि उनके चाचा ने कर्जत जमखंडे में प्रचार किया होता तो यह मुकाबला उनके लिए बेहद कठिन हो सकता था। हालांकि रोहित ने यह भी कहा कि अजीत पवार अपनी अन्य राजनीतिक जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, जैसे कि बाराबंकी में चुनाव प्रचार, जहां अजीत पवार खुद चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण वह कर्जत जमखंडे नहीं आ सके। रोहित पवार एनसीपी शरद पवार के नेता हैं और हमेशा से अजीत पवार को अपने पिता के रूप में मानते आए हैं। चुनाव से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।